हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था की विवेचना करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को इन तक देखना। ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र यानी कि कोल्हन प्रमंडल में प्रचलन में है ये। और यह शासन व्यवस्था हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो कि कोल्हन क्षेत्र में ये निवास करते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था की संरचना अगर देखें तो दो स्तरीय संरचना है, पहला गांव और दूसरा पीढ़। यदि गांव की बात करें तो गांव मुंडा मान के शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे प्रथम इकाई भी कहा जाता है। और यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सिद्धांतों का मुख्य रूप से पालन किया जाए। गांव की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद भी हैं, जैसे कि पहला पद है मुंडा का। यदि मुंडा बात करें तो ये गांव का प्रधान अधिकारी हुआ करता है और वंशानुगत इनकी पद हुआ करती है। गांव के प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व की जानकारी रखना इनका मुख्य कार्य हुआ करता है और यह सामुदायिक शक्ति का प्रतीक भी होता है। बाहरी मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। पर्व त्योहार की तिथियां तय करना इनका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ विवादों का निवारण करना भी इनका कार्य है। ठीक है। अगला है दूसरा पद डाकुआ। डाकुआ जो है मुंडा का सहायक पद है और मुंडा के निर्देश पर कोई भी बैठक, समारोह, उत्सव, पर्व त्योहार या फिर अन्य अवसर के लिए ग्रामीणों को सूचित करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है। अगला पद है द्यूरी। द्यूरी जो है वो गांव का धार्मिक प्रधान होता है। इसका कार्य सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान तथा समारोह का संचालन करना होता है। धार्मिक अपराधों के मामलों को सुलझाना भी इनका मुख्य कार्य है और आरोपित व्यक्तियों को दंड देने का भी कार्य इनके पास रखा गया है। अगला पद है यात्रा द्यूरी। यात्रा द्यूरी जो है वो द्यूरी का सहायक पद है। अब हम बात करते हैं पीढ़ के विषय में। यदि पीढ़ के विषय में बात करें तो ये 15 से 20 गांवों का संगठन होता है और इसका कार्य होता है बाहरी लोगों, जिसे हम दीकू कहते हैं, ठीक है, बाहरी लोगों या और घुसपैठों को रोकना इनका कार्य होता है। और सबसे प्रभावशाली और मजबूत प्रधान को पीढ़ का प्रधान कहा जाता है और जो पीढ़ का प्रधान अधिकारी होता है उसे मानकी कहा जाता है। इनका कार्य जो है वह अंतरग्राम विवादों को सुलझाना होता है। जिस विवाद का निवारण गांव में ना हो पाया उसे जो है पीठ के द्वारा सुलझाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि परंपरागत रूप से मुंडा और मानकी का जो पद होता है उसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, ऐसा कि उसे वेतन दी जाती है, ऐसा कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी और अभी भी वर्तमान में नहीं है। ठीक है। मानकी का सहायक जो पद है उसको तहसीलदार कहा जाता है और तहसीलदार जो है वो मुंडा से मालगुजारी वसूला करते हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी चीज़ें जैसे कि जब आंदोलनकारियों यानी कि जनजातीय आंदोलन जब हुआ था उसके बाद जो एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया। तो SWFA का फुल फॉर्म क्या है? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रभाव कोल्हान क्षेत्र में बढ़ने लगता है और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से तंग आकर के 1831-32 में कोल विद्रोह होता है, जिसे जनजातीय विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कोल्हन क्षेत्र में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी घोषित किया जाता है इसको। और कैप्टन जो विलिंगसन थे उनको अंग्रेजों का एजेंट बनाकर इस क्षेत्र में भेजा जाता है। विलिंगसन के द्वारा इस क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र के न्यायिक व नागरिक प्रशासन का गहन अध्ययन करने के पश्चात 1837 में विलिंगसन रूल लागू किया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है। और विलिंगसन रूल के पारंपरिक शासन व्यवस्था पर अगर प्रभाव देखें क्या पड़ा तो इसके प्रभाव में सबसे पहला बात यह था कि इस रूल में अंग्रेजों और जनजातियों के बीच समझौता होते हैं और कुछ बदलाव के साथ पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दे दी जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह कि विलिंगसन रूल के अंतर्गत कुल 32 प्रावधान लागू किए गए थे। जनजातियों के निवास क्षेत्र को कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट नाम दिया गया और मुंडा और मानकी पद को पहले की तरह वंशानुगत रखा गया। मुंडा को अपने गांव में प्रत्येक हल पर 50 पैसे वसूलने का जिम्मा मिला और मुंडा द्वारा वसूले गए प्रत्येक 1 रुपये पर 12 आना मानकी के पास जमा किया जाता था और मुंडा से प्राप्त कर को मानकी के द्वारा अंग्रेजों के सरकारी खजाने में जमा कराई जाती थी। ठीक है। पारिश्रमिक के तौर पर वसूले गए राजस्व का 16% मुंडा को और 10% जो है वो मानकी को दिया जाता था और दंड के स्वरूप मिले राशि में आधे राशि गांव के विकास में उपयोग होता था तथा आधे राशि डाकुआ को पारिश्रमिक तौर पर दिया जाता था। ठीक है। ग्राम सभा के क्षेत्र में अगर बात करें तो निचली अदालत हुआ करती थी जो कि 300 रुपये से कम के मामले को सुनती थी। ठीक है। 300 रुपये से अधिक मामले को सुनने का कार्य जो है कोल्हन अधीक्षक किया करता था। एक है हुक्मनामा। यदि हुक्मनामा की बात करें तो ये मुंडा और मानिकियों के अधिकारियों यानी कि अधिकार व कर्तव्यों को हुक्मनामा कहा जाता था। ठीक है।
तो हुक्मनामा किसे कहा गया है? तो मुंडा और मानकियों के अधिकार व उनके जो कर्तव्य होते थे उसे हुक्मनामा कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंप्लीट किया। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।